नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी उत्तराखंड में प्रकृति के गुस्से की, अन्नदाताओं के आंदोलन की। बताएंगे कि राहुल ने क्यों दी सरकार को नसीहत, जानेंगे कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की क्या है नई रणनीति, और बुलेटिन के आखिर में बात 2 और बैंकों के निजीकरण की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम बदले। अब लाभ के लिए जमीन का दाखिल खारिज अनिवार्य, सिर्फ पुश्तैनी जमीन का दावा नहीं होगा स्वीकार। पीएम मोदी की ममता को चुनौती। पश्चिम बंगाल की जनता बना चुकी है राज्य में सत्ता परिवर्तन का मन। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों को करानी होगी स्वास्थ्य जांच। विधायकों के लिए घर से ही नमूने लेने की सुविधा भी दी जाएगी। मनरेगा के कम बजट को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की सफाई। जरूरत पड़ी तो मनरेगा का बजट बढ़ाएगी सरकार। इस बार बजट में मनरेगा के लिए किया गया है 73,000 करोड़ के बजट का प्रावधान। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मुश्किल में फंसी टीम इंडिया। इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए गए 578 रनों के जवाब में इंडिया ने 6 विकेट पर बनाए 257 रन। इंडिया को फॉलो ऑन से बचाने के लिए अभी तो 122 रनों की जरूरत। टीम के पास बचे हैं 4 विकेट। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 2013 में उत्तराखंड में प्रकृति का गुस्सा हमने देखा था। इसमें हजारों की संख्या में लोग हताहत हुए थे। प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ को इसका सबसे बड़ा कारण माना गया था। इसे लेकर बातें बहुत हुई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और आज एक बार फिर उत्तराखंड के चमोली में प्रकृति का गुस्सा दिखाई दिया। इसी मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। राजीव जी, चमोली में आज एक बार फिर प्रकृति का गुस्सा दिखाई दिया। कई लोग इससे प्रभावित हुए। बार प्राकृतिक आपदा आने का कारण क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है? इन आपदाओं में इंसानों की क्या भूमिका है? जी दामिनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल प्रकृति की विनाश लीला के आगे इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। कई आपदाओं ने देश और दुनिया में भारी तबाही मचाई है, लेकिन ये केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, बल्कि इनके होने में इंसान का भी दोष है। प्रकृति तो अपने नियम से चलती ही है और इंसान को उन नियमों का आदर करना भी चाहिए। लेकिन विकास की अंधी दौर में जब इन नियमों को चुनौती मिलने लगती है तो फिर इसी तरह की घटनाएं घटती हैं दामिनी। ओजोन परत में छेद होने से लेकर ध्रुवों पर तापमान बढ़ने तक सबके पीछे कहीं न कहीं विकास के नाम पर किया जाने वाला प्रकृति का दोहन ही है। बिना सोचे विचारे जंगल काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं नदियों पर खड़ी की जा रही हैं, धरती की खुदाई हो रही है और इसका असर जल, जंगल, पहाड़ सब पर पड़ रहा है। विकास दिखाने के लिए सरकारें बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनमें फंडिंग होती है। कुछ एक उद्योगपति अरबों का मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जब पहाड़ दरकते हैं तब या बांध टूटते हैं तब आम आदमी ही सबसे पहले डूबता है। और आज हम वही देख रहे हैं। प्रकृति की इस विनाश लीला को रोकना है दामिनी, तो सबसे पहले अपनी विकास लीला को रोकना होगा। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दिल्ली में अन्नदाताओं के धरने को लगभग 2.5 महीना हो गया है, लेकिन सरकार मांगों को मानती नहीं दिख रही। सरकार अभी भी कृषि कानून का पक्ष ले रही है। सरकार और किसानों के बीच 2 सप्ताह से तो बात भी नहीं हुई है। इसी बीच आंदोलन से बीजेपी को भी डर लगने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाता कृषि कानून रद्द करने की आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अन्नदाता अपनी फसलों के लिए एमएसपी का कानून चाहते हैं। सरकार एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। अन्नदाता केंद्र के नए कृषि कानूनों का नुकसान गिना रहे हैं। सरकार कानून के फायदे बता रही है। सरकार और अन्नदाताओं के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल निकलता नहीं दिख रहा है। 2 सप्ताह से ज्यादा दिनों से तो सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत भी नहीं हुई है। पीएम ने दावा किया था कि इस गतिरोध का हल सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन पीएम ने न तो ये बताया कि फोन कॉल करेगा कौन और फोन नंबर क्या है। किसान नेता राकेश टिकैत तो लगातार उस फोन नंबर की मांग कर रहे हैं जहां से कृषि कानून का हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि किसान अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार हैं। आज वो 2 जगह किसानों की महापंचायत में भी शामिल हुए। राकेश टिकैत इस समय किसान आंदोलन के सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं, लेकिन टिकैत के कई फैसलों के खिलाफ किसान संगठन भी आवाज उठाने लगे हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया था, लेकिन राकेश टिकैत ने अचानक यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखने का ऐलान कर दिया।
जबकि इस मामले में उन्होंने किसान मोर्चा के नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी की राय ली जानी चाहिए थी। राकेश टिकैत का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। इस बीच गणतंत्र दिवस परेड में हुए हंगामे को लेकर भी किसान मोर्चे में लगातार मंथन चल रहा है। इसे लेकर आज मोर्चा ने 2 किसान नेताओं से दूरी बना ली है। इनमें किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल शामिल हैं। किसानों के आंदोलन का असर जमीन पर दिख रहा है। खास तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता परेशान हैं, क्योंकि यहां पंचायत चुनाव होने हैं। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के लिए पार्टी का प्रचार करना भी भारी पड़ रहा है। वो किसानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल किसान संगठनों और बीजेपी नेताओं से ही नहीं पूछे जा रहे, बल्कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार को सरकार के पक्ष में बयान देने के लिए लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न प्राप्त लोगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनके पास अक्षय कुमार जैसे लोग पहले से ही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को अन्नदाताओं के बारे में बोलने के दौरान काफी सावधानी बरतने के लिए कहा है। अब केंद्र सरकार हर ओर से घिरी हुई है, फिर भी सरकार की अकड़ बरकरार है। लेकिन आने वाले समय में अब अन्नदाता अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। किसानों की बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है और किसान भी सरकार का कृषि कानून स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, जिससे बीजेपी चिंतित तो है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि किसानों के हित में मोदी सरकार को कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2.5 महीने से दिल्ली के 3 बॉर्डर जाम हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर कायम है और सरकार संशोधन की बात पर कायम है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान भारतीय यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। वहीं राहुल गांधी ने अब केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि किसान अब सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, किसान मजदूर के गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ है कि वे मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं। अहंकार छोड़ो, सत्याग्रही किसानों की तकलीफ समझो और कृषि विरोधी कानून वापस लो। राहुल गांधी किसानों के समर्थन का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। न सिर्फ ट्वीट के जरिए, बल्कि अब राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने की तैयारी में हैं। राहुल 12 और 13 फरवरी को राजस्थान में रहेंगे। राहुल गांधी की दौरे की जानकारी देते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी राजस्थान दौरे के दौरान शाहजहांपुर बॉर्डर पर सभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी किसान सभा को संबोधित करने के कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनी जाए, तो कांग्रेस भी अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है। आज प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बन चुका है। कांग्रेस ने देर से ही सही, लेकिन सोशल मीडिया की उपयोगिता को समझ लिया है और अब पार्टी सोशल मीडिया पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। आज के समय में सोशल मीडिया को बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा निर्भर भी रहने लगे हैं। किसी एजेंडे को आगे बढ़ाना हो या किसी मुहिम को चलाना हो, सोशल मीडिया इसमें अहम भूमिका निभाता है और इस मामले में बीजेपी काफी सक्रिय है। जनता का मूड और माहौल बदलने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया का प्रयोग बखूबी करती है, जिसके मद्देनजर अब कांग्रेस भी बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। यानी कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को बढ़ाने की तैयारी में है। कांग्रेस अब बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया वॉरियर्स की भर्ती का अभियान शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत करीब 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स भर्ती किए जाने वाले हैं, जिसके लिए सोमवार को हेल्पलाइन की घोषणा की जाने वाली है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देश के अलग अलग जिलों से 50,000 वॉरियर्स नियुक्त करेगी। इन 50,000 वॉरियर्स की मदद के लिए 4.5 लाख कार्यकर्ता जुटाए जाएंगे। साथ ही ये भर्ती जल्दी पूरी हो, इसके लिए जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम करने वाले पदाधिकारी ने बताया कि एक बार सावधानी पूर्वक स्क्रूटनी के बाद उन लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे और बाद में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यानी साफ है कि कांग्रेस अब आने वाले समय में किसी भी तरह की कोताही बरतने को तैयार नहीं
रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से वो भी देश के कोने कोने में एक बार फिर अपनी उपस्थिति पूरी मजबूती से दर्ज करवाएगी, जिसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ना तय है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अपनी आवाज दमदार तरीके से रखने के लिए तो रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी की आवाज कौन होगा, इसे लेकर रणनीति अभी तक नहीं बन पाई है। अब तक राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 10 दिन में समाप्त होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस किसे बनाएगी राज्यसभा में नेता, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होने वाला है। अब कांग्रेस ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नबी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा या पी चिदम्बरम को दे सकती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी इस पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद को दोबारा विपक्ष का नेता बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए 2 महीने के बाद केरल से जीत कर आना होगा। अप्रैल में केरल की 3 सीटें खाली हो जाएंगी और उनमें से एक को कांग्रेस बरकरार रख सकती है, लेकिन आजाद के लिए केरल से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। दरअसल पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि केरल के नेता किसी बाहरी व्यक्ति को राज्य से चुने जाने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले केरल के नेताओं ने राज्यसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पद के लिए रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका राहुल गांधी के बेहद करीब होना। उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने राज्यसभा में मौका दिया। आनंद शर्मा भी रेस में हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर है। दरअसल उन्होंने पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। दिलचस्प बात यह भी है कि गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के 4 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। वर्तमान में यहाँ कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है, लिहाजा जब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं होते, राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर से गुलाम नबी आजाद के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 अन्य सांसद नजीर अहमद लावे का कार्यकाल 10 फरवरी और मीर मोहम्मद फयाज का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल भी 10 फरवरी को खत्म हो रहा है। आजाद के बाद कौन? कांग्रेस के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा का चुनाव भी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को यहां अपना नया नेता चुनना पड़ेगा। आजाद को भी राज्यसभा में जाने के लिए चुनाव तक का इंतजार करना होगा। वैसे इंतजार तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है विधानसभा चुनावों का। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसे लेकर बीजेपी का हर बड़ा नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है। आज पीएम भी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार सीएम ममता बनर्जी ने पीएम के कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया। तो पीएम के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंची ममता, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के बाद से ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच की तल्खियां बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की घेराबंदी में जुटी हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी कोलकाता में थे। राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी नेताजी की याद में विक्टोरिया मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ शामिल हुई, लेकिन यहां हुई नारेबाजी से वो नाराज हो गई थी। ममता ने मंच तो नहीं छोड़ा, लेकिन विरोध जताने के बाद बोलने से इनकार कर दिया। आज पीएम एक बार फिर पश्चिम बंगाल में थे। उन्होंने हल्दिया में तेल, गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी 4700 करोड़ से ज्यादा की 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया। मंत्रालय ने उन्हें निमंत्रण तो भेजा था, लेकिन ममता ने जाने से इनकार कर दिया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करती हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती है और पीएम मोदी द्वारा इन नारेबाजी को नजरअंदाज किया जाता है, उसके कारण ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया था।
और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की निजीकरण को लेकर तेज होती चाल की। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि IDBI बैंक के अलावा अगले वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि उन्होंने बैंकों का नाम नहीं बताया है। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण राजकोषीय घाटा, जो पहले से ही सरकार की चिंता बना हुआ था, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे राजकोषीय घाटे को रोका जा सके। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी कंपनियों को बेचने की रणनीति बनाई गई है और मोदी सरकार इस साल सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। सरकार की लिस्ट में IDBI बैंक का विनिवेश पहले से ही तय है। ऐसे में बैंक ग्राहकों के साथ साथ निवेशकों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि वो 2 बैंक कौन कौन से हैं जो आने वाले दिनों में निजी हाथों में सौंप दिए जाएंगे। दरअसल मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकारी बैंक की संख्या घटाई जाएगी। इसी कड़ी में पिछले साल 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाए गए। अब सरकार कुछ और सरकारी बैंकों से छुटकारा पाना चाहती है। साल 2020 में नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वो 3 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दे। नीति आयोग ने सरकार से कहा था कि पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेट हाथों में सौंप दे। लेकिन अब जिन 2 बैंकों के निजीकरण की बात हो रही है, उनमें पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम सामने आ रहे हैं। अभी देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। कुछ बैंकों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बैंकों की हालत खराब है, जिसके लिए हर साल बजट में बड़े ऐलान किए जाते हैं। इस बजट में भी सरकार ने 20,000 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा की है। मौजूदा वक्त में दिसंबर 2020 तक सरकार की कम से कम 10 बैंकों में 70% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि 8 बैंक ऐसे हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा है और 3 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है और इसमें से अधिकांश बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।